प्रिय भैया बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज अर्थशास्त्र का पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पाठ को आज मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसकी कम से कम मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और आज जो है ये फर्स्ट वीडियो है। इसकी कैसी वीडियो है? फर्स्ट। तो आप लोग ध्यान से देख लें। फर्स्ट वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो जो भारत में, हमारे देश में किस तरह से धन आता है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चलती है, सुदृढ़ होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग इस पाठ में नीचे चित्र देख रहे हैं। इन चित्रों में कोई खेती का काम कर रहा है, कोई ईंट बना रहा है, एक मुझे लग रहा है कि एक पोस्टमैन है, पार्सल वगैरह दे रहे हैं, और इधर दुकान है कपड़ों की। तो ये सारी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। इनके द्वारा सरकार को टैक्स मिलता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर हैं। अतः एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। कुल मिला के प्राकृतिक जो क्षेत्रक है, उससे मतलब है कि वे सभी उत्पाद जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे खेती करना, डेयरी, मत्स्य, वनों से प्राप्त उत्पाद, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में वे सभी चीज़ें आती हैं जिनमें कच्चे माल के बाद में कुछ सुधार कर लिया जाता है, जिसमें मशीनों का सहारा लिया जाता है। जैसे गन्ना का उत्पादन किया, ये प्राथमिक क्षेत्रक में है। गन्ने से चीनी बनाई, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ गई। उसी तरह कपास का उदाहरण ले लें। कपास उगाई प्राथमिक क्षेत्रक में, उससे कपड़ा बनाया द्वितीयक क्षेत्रक में। तो इस तरह से ये द्वितीयक क्षेत्रक हो गया, जिसमें मशीनों का प्रयोग होता है। तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत वे सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे कपास उगाई प्राथमिक में, कपड़ा बनाया द्वितीयक में, कपड़ा बेचा गया तृतीयक में, या उसकी सिलाई की तृतीयक में। तो डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, टीचर, ये सारे के सारे लोग, ये सब तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं, जिसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। कल्पना करें यदि किसान किसी चीनी मिल का गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? वो कहाँ से मिल चलाएंगे और दूसरे नंबर कहाँ से लोगों को रखेंगे? तो बहुत सारे ऐसे उत्पादन हैं जिन्हें कच्चा माल कृषि से मिलता है।
तीनों क्षेत्रकों की तुलना की जाए, उन्हें तौला जाए, उनका अध्ययन किया जाए तुलनात्मक, तो हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक बहुत महत्वपूर्ण है, द्वितीयक भी बहुत महत्वपूर्ण है और तृतीयक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अधिकांश लोग हमारे देश में प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं, द्वितीयक क्षेत्रक में उससे कम लोग लगे हुए हैं और तृतीयक क्षेत्रक में सबसे कम लोग लगे हुए हैं। किसी देश में का अध्ययन अगर किया जाए और उस देश में अगर तृतीयक क्षेत्रक में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं तो मान लिया जाएगा कि वह देश विकसित है। जिस देश में प्राथमिक क्षेत्रक में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं तो मान लिया जाएगा वो विकासशील देश है। तो किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। भारत में जीडीपी मापन जैसा कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ये वो मंत्रालय करते हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। जैसे कि हम जानते हैं, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था उस समय लोग बहुत ज़्यादा प्राकृतिक क्षेत्रक में लगे हुए थे। उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो प्राथमिक के बाद में द्वितीयक क्षेत्रक में लोग लगने लगे और द्वितीयक क्षेत्रक के बाद में तृतीयक क्षेत्रक में भी लोग लगने लगे हैं। इसका मतलब है कि तृतीयक क्षेत्रक में सेवा के कार्य बढ़ गए हैं। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक जैसे कि एक तालिका दी गई है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि 1973-74 का आंकड़ा दिखाया गया है, फिर 2013 और 14 का आंकड़ा दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है एक तरफ रुपए करोड़ में है लेफ्ट हैंड पर, नीचे क्षेत्रक दिए गए हैं और तीनों क्षेत्रक अलग अलग रंग से दिखाए गए हैं। जैसे नीले रंग से प्राथमिक दिखाया है, लाल से द्वितीयक और तृतीयक दिखाया है। तो 1973-74 में कुल 5 लाख से ऊपर यानी कि 6 या 7 लाख होंगे, 7 लाख करोड़ रुपया जो थे वो आमदनी हुई 1973 में तीनों क्षेत्रकों में। वहीं 2013-14 में तीनों क्षेत्रकों में, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक थोड़ा कम हुआ, द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ और तृतीयक क्षेत्रक उन दोनों के भी योग से ज़्यादा हुआ, तो 2013-14 में जो आमदनी हुई वो हुई 5 करोड़ 5 लाख यानी कि 55 लाख करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में आमदनी हुई। यानी कि ये तृतीयक तीनों का तुलनात्मक अध्ययन दिखाया। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, तो ये जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2013-14 में उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा, जो भी बढ़ा यानी कि सेवा कार्य जो था वो बहुत ज़्यादा, तृतीयक क्षेत्रक बहुत ज़्यादा बढ़ा। और तृतीयक क्षेत्रक में जैसे कि मैंने बताई थी, सेवाएं, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाकतार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा, बहुत सारी सेवा क्षेत्रक हैं। और इनमें जितनी ज़्यादा तरक्की होगी उससे उतना ही ज़्यादा लाभ हमारे नागरिकों को और सरकार को होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तो अधिकांश लोग, जैसे कि आपको मालूम है कि जब देश आज़ाद ही हुआ था उस समय तक तृतीय क्षेत्रक में बहुत सारे लोग लगे रहे। अब आज का ज़माना ये है, आज की तिथि में देखा जाए तो अभी भी प्राथमिक क्षेत्रक में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। 44% लोग 2017-18 में 44% लोग जो थे प्राथमिक में थे, 25% लोग द्वितीय क्षेत्रक में लगे हुए थे और 31% लोग जो थे वो तृतीय क्षेत्रक यानी सेवा क्षेत्रक में लगे हुए थे। तो कहने का मतलब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से लोग कहाँ कहाँ इन्वॉल्व थे। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे अब रोजगार, बेरोजगारी, ये सब क्या है। रोजगार का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम में संलग्न हो, यानी उसे कुछ आमदनी होती हो। बेरोजगार उसे कहते हैं कि जो काम करने का तो इच्छुक हो मगर उसे काम नहीं मिलता, तो वो हो गया बेरोजगार। अब बेरोजगारी में भी ये 2-3 तरह की बेरोजगारी होती हैं। एक हो गई आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी से मतलब होता है कि लोग काम में तो लगे दिखाई देते हैं मगर उत्पादन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। जैसे कि एक कहानी है, एक लालाजी की दुकान है, उसमें लालाजी और उनका नौकर काम कर सकते हैं, मगर थोड़ी देर बाद 10 बजे के लगभग उनकी पत्नी खाना लेके आ जाती है और वो भी दुकान पर रहती है। दोपहर के समय उनके 2-3 लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो भी सब आ जाते हैं, दुकान पर रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो लोग ऐसे तो लगते हैं कि वो भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन कायदा में वही 2 लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो लोग बचे वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के उदाहरण हैं। ये काम खेतों में अक्सर दिखाई देता है। अल्प बेरोजगारी वो होती है जब कृषि जैसे कार्य में बहुत सारे लोग लग जाते हैं और कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी दिया जाए तो उससे उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अल्प बेरोजगारी है। थोड़े दिन को तो काम मिल जाता है किसानों के यहाँ, फिर जब काम नहीं मिलता तो इस प्रकार से वो अल्प बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिसका कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।